दुख एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के दिमाग को सुन्न कर देती है। दुख में डूबा हुआ इंसान कुछ भी ठीक तरह से सोच समझ नहीं पाता है। और फिर पिता की मृत्यु तो संसार में सबसे बड़े दुखों में से एक है, लेकिन फिर भी आगे तो बढ़ना ही होता है और उसके लिए जरूरी है सही फैसला। लेकिन अभी तो अधीश इस हालत में ही नहीं है कि वो कोई भी फैसला ले सके। लेकिन योद्धा ऐसे तो नहीं होते जो एक दुख के कारण, एक हार के कारण मैदान से ही पीछे हट जाएं। और अधीश के साथ तो अभी उसका मित्र मृगांक खड़ा था। क्या वो अधीश को पीछे हटने देगा? क्या वे लोग टापू से विश्वा का शरीर वापस ला पाएंगे, या विशाल कोई नई चाल चलकर अधीश को एक बार फिर मुसीबत में डाल देगा? वासुदेव और उसके सैनिक लेखराज के महल में आ चुके थे, लेकिन विशाल ने पहले ही अनेक मांत्रिक महल की सुरक्षा के लिए लगा रखे थे। जैसे ही सैनिकों ने भीतर कदम रखा, उन पर हमले होने लगे। वासुदेव के सैनिक घायल होकर नीचे गिरने लगे। वासुदेव थोड़ा पीछे हटा और स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। तभी धमाकों की आवाज से तहखाने में खड़े अधीश और मृगांक सावधान हो गए। ये क्या हो रहा है हेमंत? मृगांक ने हेमंत की आंखों में आंखें डालकर पूछा। मृगांक की आंखों में वशीकरण शक्ति थी। जब वो नजरें मिलाकर किसी से कुछ पूछता था तो सामने वाला झूठ नहीं बोल पाता था और सब कुछ सच सच उगल देता। हेमंत के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांपती हुई आवाज में वो बोला, महल के बाहर विशाल ने मांत्रिकों को महल की सुरक्षा के लिए खड़ा कर रखा है। लगता है प्रकाश नगर के सैनिक आ पहुंचे हैं और वे मांत्रिक उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। मृगांक ने अधीश को देखा। अब तक वो कुछ संभल चुका था। वो आगे बढ़ा और हेमंत की बाह को कसकर पकड़ लिया और बोला, चलो अब तुम ही हमें बाहर ले चलोगे और नदी के टापू तक भी। हेमंत के पास और कोई रास्ता था भी नहीं। उसने चुपचाप गर्दन हिलाकर हां कर दी। मृगांक ने उसके बंधन ढीले कर दिए, लेकिन वो अब भी कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसके शरीर की पूरी ताकत निचोड़ ली हो। अधीश और मृगांक जल्दी ही उसे लेकर बाहर निकल आए। अब यदि हमारा एक और सैनिक घायल हुआ तो तुम्हारे इस मुखिया मांत्रिक और सामंत लेखराज दोनों को नरक में पहुंचा दूंगा, अधीश चिल्लाया। सुरक्षा के लिए खड़े सभी मांत्रिक एकदम घबरा गए। वैसे भी अधीश के बारे में उन्होंने बहुत सी कहानियां सुन रखी थी और उससे टकराने की हिम्मत उनमें से किसी की भी ना थी। सारे मांत्रिक चुपचाप हाथ बांधकर खड़े हो गए। अधीश बेटे, तुम ठीक हो? विश्वाजी कहां हैं? अधीश को देखते ही वासुदेव ने पूछा। यह सवाल सुनते ही अधीश ने सर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसके बिना बोले ही वासुदेव अब सब कुछ समझ गया। पहले यहां से चलो बेटे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। वासुदेव ने प्यार से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, ये मेरे मित्र मृगांक हैं काका, आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। अधीश ने मृगांक का परिचय देते हुए कहा। मृगांक ने भी वासुदेव को प्रणाम किया। सेनापति, इस महल पर कब्जा कर दो। आज से लेखनगर सामंत रणधीर के क्षेत्र में शामिल होगा। वासुदेव ने अपने सेनापति को आज्ञा दी और फिर वे सब प्रकाश नगर की ओर चल पड़े। हेमंत भी उनके साथ ही था। विश्वा की मृत्यु की खबर सुनते ही महल में मातम छा गया। अधिपति कैलाश की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी क्या कैसे हुआ। सामंत रणधीर भी सर झुकाए गोल कमरे में एक ओर बैठे थे। एक तरफ सामंत रणधीर को लेख नगर की पूरी जमीन मिल गई थी, दूसरी तरफ उन्हें विश्वनाथ पुरोहित को खोना पड़ा था। अब हमें आगे क्या करना चाहिए अधिपति? पाणिक ने चुप्पी तोड़ी। अधिपति कैलाश थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर सूनी आंखों से देखते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, जैसा तुम लोग ठीक समझो। मेरा मानना है कि जितनी जल्दी हो सके विश्वा का, वे बस इतना ही कह सके। फिर उनका गला रुंध गया। मेरे विचार में जितनी जल्दी हो सके हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। पाणिक ने कहा, आप सही कह रहे हैं, चलिए फिर बिना देर किए निकलते हैं। अधीश ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मेरा विचार है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए अधीश। अधिपति ने कहा। उनका विचार था कि कहीं विश्वा का मृत शरीर देखकर अधीश अपना धैर्य न खो दे। नहीं अधिपति, आप चिंता न करें, मैं ठीक हूं, अधीश ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, हम थोड़ी देर से निकलेंगे। संग्राम, सेना तैयार करो, सामंत रणधीर ने कहा। संग्राम बाहर चला गया।
मृगांक थोड़ी देर तक यहां वहां देखता रहा, फिर बोला, प्रताप के साथ क्या हुआ था? मृगांक की बात सुनकर सब चौंक पड़े और उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक बोल पड़ा, तुम्हें कैसे पता कि प्रताप के साथ कुछ हुआ है? सभी उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस ऐसे ही, ये तलवार मैंने प्रताप को दी थी और अब ये वापस मेरे पास आ गई है। इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, या किसी ने यह तलवार उसके पास से चुरा ली थी और अब वो चोर भी मारा गया है। मृगांक ने कहा तो अधीश को याद आया, उसे कड़ा देते समय मृगांक ने प्रताप को तलवार दी थी। प्रताप की मृत्यु हो चुकी है, कार्तिक ने बताया। लेकिन तुमने कहा था जब तक वो तलवार उसके हाथ में रहेगी उसे कोई हरा नहीं सकता। अधीश ने पूछा, शायद उसके हाथ में वो तलवार नहीं होगी उस समय। मृगांक बोला, तुम सही कह रहे हो। हमारे चंद्रनगर छोड़ने से कुछ महीने पहले मठ के सैनिकों ने हमारे निवास पर छापा मारा था और बहुत से अस्त्र शस्त्र लेकर चले गए थे। अधिपति कैलाश ने कहा। ओह, मृगांक बस इतना ही कह सका। पिताजी, सेना तैयार है, संग्राम ने आकर कहा तो सभी उठकर खड़े हो गए। मैं, अधीश, मृगांक और पाणिक उस टापू पर जाएंगे। वासुदेव जी, अपनी सेना के साथ नगर की सीमा पर हमारा इंतजार कीजिएगा। यदि जरूरत पड़ी तो मैं संदेश भेज दूंगा। अधिपति कैलाश, कार्तिक और संग्राम यहां रहेंगे और नगर की रक्षा करेंगे। ध्यान रहे कि विशाल अभी भी जीवित है और वो कभी भी वापस आ सकता है। सामंत रणधीर ने कहा और बाहर निकल गया। बाकी तीनों भी उनके पीछे पीछे महल से बाहर निकले और टापू की ओर चल पड़े। हेमंत के हाथ बांधकर उसे भी एक घोड़ा गाड़ी में डालकर वहां ले जाया गया। काफी देर तक खोजने के बाद उन्हें आखिरकार वो टापू मिल ही गया। लेकिन तब तक शाम ढल चुकी थी। टापू बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ था। नदी के पानी में लहरें उठ रही थीं। जंगल से रात में कीटों की आवाज गूंज रही थी। आधा चांद लहरों के साथ ही पानी में लहरा रहा था। पूरा माहौल बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। हेमंत को बग्गी से बाहर निकाला गया। बताओ, कहां है वो जगह? सामंत रणधीर ने कड़क कर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं यहां कभी नहीं आया। विशाल अकेला ही यहां आया था। हेमंत घबरा कर बोला। यह तो हमारे किसी काम का नहीं है सामंत जी, क्यों ना इसे यहीं। पाणिक ने कहा तो हेमंत भय से कांपने लगा। नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं पता। वो यहां पर हमेशा अकेला ही आया करता था। हेमंत बोला, इसे यहीं छोड़ते हैं और हम अलग अलग दल बनाकर खोजने निकलते हैं। वैसे भी टापू बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सैनिक भी साथ होंगे तो खोजने में आसानी होगी। सामंत ने कहा तो वे सब राजी हो गए। मैं और पाणिक दाईं ओर जा रहे हैं, अधीश और मृगांक तुम दोनों बाईं ओर खोजो, सामंत ने कहा। और वे सब वो जगह खोजने निकल पड़े जहां विश्वा का मृत शरीर छिपाया गया था। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो सारे सैनिक निराश हो गए। वे सब फिर अपनी घोड़ा गाड़ियों के पास इकट्ठे हो गए। सामंत रणधीर भी थक चुके थे। उन्होंने सबसे थोड़ी देर आराम करने को कहा। मृगांक, अधीश, तुम दोनों भी थोड़ी देर आराम कर लो। सामंत उन दोनों को आते देख बोले। काफी देर तक आराम करने के बाद वे सब फिर खोज करने की योजना बनाने लगे। सामंत जी, सारा जंगल तो देख लिया, कहां हो सकती है वो जगह? मृगांक ने कहा। एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं, सामंत ने कहा। ठीक है, चलते हैं अधीश, कहकर मृगांक ने पलट कर देखा। अधीश, अधीश, लेकिन अधीश वहां पर था ही नहीं। शायद खोजते हुए दूर निकल गया होगा। पाणिक ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर बोला, लेकिन अभी तो मेरे साथ ही था। मृगांक ने परेशान स्वर में कहा। उसे किसी और ही बात की शंका हो रही थी। ये जंगल, नदी के टापू उसके लिए कोई नई बात नहीं थे। वो प्रकृति के कण कण से वाकिफ था। उसे प्रकृति का रहस्य पता था और ये भी जानता था कि ऐसी जगहों पर कितने रहस्य भरे होते हैं, कितने ही मायावी जीव यहां विचरण करते हैं। यही सोचकर वो परेशान हो रहा था। क्या हुआ मृगांक, कोई बात है क्या? सामंत रणधीर ने उसके विचारों की श्रृंखला तोड़ दी तो वो थोड़ा अचकचा गया। फिर संभलते हुए बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कुछ और सोचने लगा था। मृगांक ने बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर कहा।
सामंत रणधीर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पाणिक मशालों के मध्यम रोशनी में भी उसके चेहरे की परेशानी भांप गया। अच्छा, मैं अधीश को बुलाकर लाता हूं, मृगांक ने कहा और तेजी से वहां से निकल गया। थोड़ी ही देर बाद टापू के दूसरे किनारे पर बैठा हुआ अधीश उसे दिखाई दे गया। वो बैठा बैठा एकटक नदी के जल की ओर देख रहा था। अधीश, अधीश, मृगांक ने पुकारा, लेकिन अधीश ने कोई प्रक्रिया नहीं दी, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मृगांक ने पास जाकर उसे झंझोर दिया। अधीश जैसे अचानक होश में आ गया और हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। हाँ, मृगांक, क्या हुआ? उसने पूछा। मृगांक ने उसके चेहरे की ओर गौर से देखा। अधीश सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मृगांक से वो अपनी असहजता छिपा नहीं पाया। चलो, अब सब तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे हैं, मृगांक ने कहा, तो अधीश चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। कट 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 कट, एक हल्की हल्की आवाज आती हुई मृगांक को सुनाई दी। अधीश, क्या तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है? उसने पूछा। अधीश ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ध्यान दो अधीश, यह किसी जंगली कीट की आवाज है जो कहीं लकड़ी काट रहा है। नदी के इस किनारे तो रेत ही रेत है, कोई पेड़ नहीं, फिर लकड़ी की आवाज कहां से आ रही है? मृगांक बोला तो अब अधीश ध्यान लगाकर सुनने लगा। कट 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 कट, उसे भी आवाज सुनाई दे गई। फिर वे दोनों आवाज की दिशा में चल पड़े। जहां से आवाज आ रही थी वहां नदी के गहरे किनारे पर एक बक्सा रखा हुआ था, जिसे बारीक रेत से ढक दिया गया था। मृगांक ने संकेत की आवाज लगाकर सबको वहां बुला लिया। सैनिकों की मदद से बक्सा ऊपर खींचा गया, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। सुबह होने को ही थी, मशालें बुझने लगी। वो भारी भरकम बक्सा उठाकर वो किनारे पर ले आए। हेमंत, हेमंत, गाड़ी में पड़ा पड़ा हेमंत सो गया था। पाणिक ने उसे उठाने की कोशिश की। वो घबराकर उठ बैठा। हेमंत, क्या ये बक्सा विशाल ने यहां रखा है? पाणिक ने पूछा। हाँ, उसने ही एक बक्सा तैयार कराया था, जो कि एक मंत्र की सहायता से खुलता और बंद होता है, हेमंत घबराकर बोला। क्या तुम्हें वो मंत्र पता है? पाणिक फिर गरजा। हाँ, मैंने ही वो मंत्र बनाया था, वो आंखें नीची कर बोला। तड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। हेमंत गिरते गिरते बचा। अब खोलो इसे, पाणिक उसके हाथ खोलते हुए बोला तो हेमंत बक्से के पास जाकर मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में बक्सा खुल गया। सूरज उग आया था। सुबह की हल्की उजास प्रकाश नगर के लिए अंधेरा लेकर आई थी। विश्वा के महल में नगर के लोग इकट्ठे होने लगे थे। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी थी। विश्वनाथ पुरोहित का शव बक्से से निकालकर जमीन पर रखा गया। सभी बारी बारी से आकर उनका अंतिम दर्शन करने लगे। मधुमती देवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। देवयानी, अमृत और माधवी उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। सबको रोते देख बच्चे भी रोने लगे, लेकिन अधीश तो जैसे वहां होकर भी नहीं था। मृगांक कल से बराबर उसी पर ध्यान दे रहा था और सोच रहा था कहीं उसकी शंका सच तो नहीं हो गई। जब सभी आ गए तो अधिपति कैलाश बोले, अब देर नहीं करनी चाहिए। उनके इतना कहते ही कार्तिक और पाणिक आगे बढ़े। अधीश को मृगांक ने जैसे नींद से जगाया। सभी लोग मिलकर उनकी अर्थी उठाने ही वाले थे कि एक जोरदार आवाज गरजी, ठहर जाओ, अर्थी अभी नहीं जा सकती। सभी ने एक साथ पलट कर देखा। यह वैद्य चंडी प्रसाद की आवाज थी। सब चौंक गए और पीछे कानाफूसी शुरू हो गई। आचार्य कश्यप और उनके सेवक वैद्य चंडी प्रसाद के साथ चले आ रहे थे। इतनी देर से इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया था कि आचार्य कश्यप वहां नहीं आए थे, लेकिन वे वैद्य चंडी प्रसाद के साथ क्या कर रहे थे? उनके कहने पर अर्थी वापस जमीन पर रख दी गई। वातावरण में सन्नाटा छा गया। स्त्रियों का रोना भी कुछ पलों के लिए थम गया। वैद्य चंडी प्रसाद शव के पास आकर बैठ गए। ऐसे समय में क्यों आए थे वैद्य चंडी प्रसाद वहां? क्या विश्वा की मृत्यु के साथ इस बात का कोई संबंध था? अधीश, कल रात से वो कहां खोया हुआ था और मृगांक क्यों उसकी चिंता में डूबा हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।